तो इकोलॉजी क्या है, ये मैंने बताया था 1869 में अर्नेस्ट हेगल द्वारा गढ़ा गया एक विज्ञान है, जिसके मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र और एनवायरनमेंट का अध्ययन करने वाला विज्ञान, यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के संबंध में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इसके बाद आज से मुझे आपको स्टार्ट करना है जैव रासायनिक चक्र, दैट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग कई चैप्टर्स या कई सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब ही क्या होता है कि जो जैविक है, भूवैज्ञानिक है, रासायनिक कारक हैं, जिनके वजह से रसायनों का जो है चक्रण चलता है। तो प्रकृति पर रसायनों का जो चक्रण हो रहा है, यानी कि जो उनका स्वरूप बदलना बनना, किसी भी प्रकार के रसायन और तत्वों का स्वरूप का बदलना बनाना, ये क्या कहलाएगा, बायो जियो साइकिल यहाँ पर। ठीक है, सो यह शब्द बायो जियो केमिकल हमें जैविक, यह शब्द बायो जियो केमिकल हमें जैविक, भूवैज्ञानिक और रासायनिक कारकों के बारे में बताता है। जैविक और भौतिक दुनिया के माध्यम से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पानी जैसे रासायनिक पोषक तत्वों का परिसंचरण जैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। असल में तत्व का पुनर्विनीकरण मतलब उसका रिसाइकलिंग होना, किसी भी तत्व का स्वरूप बदलना और फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में आना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, एक साइकिल का कंप्लीट पुनर्विनीकरण। हालांकि कुछ चक्रों में वहां स्थिर जगह हो सकती है। अब कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन संरचनाओं में बदलाव हो रहा है। स्थिर स्थिति में भी संरचनाओं का बदलाव हो रहा है। जैसे पत्थर है वो स्थिर रहते एक जगह पे, लेकिन उनमें सेडिमेंटेशन होते होते उसका स्वरूप बदल रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, उस स्थिर स्थानों पर हो रहा परिवर्तन है। जहां तक लंबे समय तक जमा रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक एक जगह पड़े हैं, फिर भी उनमें धीरे धीरे संरचनाओं में बदल रहा है। जैसे हीरा बनता है, कैसे बनता है, जब वो काफी लाखों लाख साल पत्थर ही तो होता है, वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के गुण, मतलब वो निक्षेप बढ़ता गया, दबाव बनता गया, एक प्रेशर, एक स्थिति, एक अवस्था के बाद जो है वो पत्थर ही हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से नीलम कन्वर्ट होता है। तो ये सारा जो कन्वर्जन हो रहा है तत्वों का, ठीक है ना, ये सब कुछ जो है वो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत रखा जाता है। और कैसे ये जीवन तंत्र को प्रभावित करते हैं, ये सब बातों को हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण जैव रासायनिक चक्र जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले कार्बन साइकिल के विषय में पढ़ेंगे। कार्बन का कैसे स्वरूप में बदलाव होता है और उसको किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन के साइकिल में कैसे बदलाव हुआ। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन के साइकिल में चक्र में कैसे बदलाव होता है। फिर फास्फोरस चक्र, फास्फोरस की साइकिल में कैसे बदलाव। फिर सल्फर चक्र और जल चक्र और रॉक चक्र, इतने चक्र यानी जो है हम लोगों को अध्ययन करना है। तो पेज नंबर 12, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। हाँ, यस यस, आप भी कह लो। सर जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो उसमें सभी आ जाते हैं। कुछ कहना है? सर जो पुरानी चीजें सर बहुत साल पहले जो हम लोग को अब नहीं मिल सकती सर, उनका कुछ एम्पेरिकल एविडेंस एक तरह से अगर कहा जाए सर, वो मिलना आज के समय पे वो हमारा फॉसिल फ्यूल होता है, मिलियन ईयर्स जैसे कह सकते हैं। देखिए, यह कहा जाता है कि कार्बनीफेरस एरा में, कार्बनीफेरस एरा का मतलब होगा कि जब कार्बन के स्वरूप में बदलाव हुआ, और ये एरिया का जो टाइम लिमिट बनाया गया वो 300 लाख वर्ष, यानी आज से लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति की बात होगी। 300 लाख वर्ष पूर्व अगर हम चले जाएं तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि इस समय जो है प्रकृति में काफी बड़ा बदलाव हुआ। अब प्रकृति में इतने बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर जो जीव थे उनके अश्म, यानी जीवों के जो तत्व थे वो प्रकृति में बड़े बदलाव के साथ कहीं दब गए, और लंबे समय तक दबे रहने की वजह से उनकी संरचना में बदलाव हो गया। अभी लंबा समय भी 300 लाख वर्ष बोला जाता है। 300 लाख वर्ष कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से कितना लंबा होता है। अगर हम इतिहास जो साधारण रूप से हमारे सामने दिखता है, जिसको हम लोग देखते हैं,
1000 या 2000 वर्ष मानव इतिहास विकसित अवस्था में दिखता है, क्योंकि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये प्रथम शताब्दी के आसपास थे, उस हिसाब से 2000 वर्ष 3000। अच्छा चलिए, खुदाई बदाई समय पे और भी चीजें 4000 5000 तक का कुछ एक प्राग ऐतिहासिक इतिहास से हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन 5000 साल की बात नहीं हो रही है, 300 लाख वर्ष पूर्व। अब 2-4 दिन नहीं कि आज हम आपको मार के जमीन में गाड़ दें और पेट्रोल बन जाएंगे आप। 300 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति है कि उस समय जीवों में यानी प्रकृति में बदलाव हुआ। अब क्या बदलाव हो सकता है, किस प्रकार का बदलाव हुआ होगा, बदलाव के स्वरूप में क्या बने? तो 2 चीजें आज जो प्रकृति में हमें मिलती हैं, जिसमें हम एक को कोयला और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ की बात करते हैं। तो कोयले का निक्षेप जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है वो आपका पेट्रोलियम पदार्थ बॉम्बे हाई में है, अरब में है, काफी बड़े पैमाने पे पेट्रोल के रिजर्व्स में। अब पेट्रोल के रिजर्व्स के विषय में कहा जाता है, चाहे पेट्रोल के रिजर्व्स हो और चाहे ये वनस्पति रिजर्व यानी कि कोयले हो, इन्हें हम फॉसिल कहते हैं, फॉसिल्स। और चूंकि इनको फ्यूल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवों के अश्म, ठीक है, चूंकि इनको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनका नाम क्या देते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्यों इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं? क्योंकि ये जीवों के जो अश्म है, जीवों के जो जर्रे हैं, जीवों के जो अश्म है, यानी कि जो जीवों के तत्व थे, इन तत्वों से हमें एनर्जी आज भी मिलती है। अब इससे एक चीज जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स स्ट्रक्चर इज चेंजेस। तो यहाँ काफी हद तक देखा जाए तो बात तो सही है कि ये जो जीव के अश्म है, ये आज भी इनमें ताकत है, एनर्जी है जो हमारे लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। 300 लाख वर्ष पूर्व क्या ऐसा हुआ कि कोयला आज हमें मिल रहा है और ये पेट्रोल हमें मिल रहा है, डीजल हमें मिल रहा है, एलपीजी मिल रहा है। अब यहाँ पर कोई वीडियो तो नहीं लगा कि उस समय का कोई रिकॉर्डिंग खुदाई से निकल गया हो, आज हम उस टेप को बजा के देख रहे हैं, सुन के देख रहे हैं, लेकिन एक कल्पना, एक वैज्ञानिकों का अपना अध्ययन ये कहता है कि उस समय प्रकृति में बहुत भारी बदलाव हुआ। अब पृथ्वी काफी पुरानी मानी जाती है, यानी एक बिग बैंग थ्योरी के अनुसार देखा जाए, जैसा कि ये भी अनुमान पे आधारित है, तो सूर्य से विखंडित एक जर्रा है, यानी सूर्य के विखंडन से कुछ जर्रे इधर उधर विखंडित हुए। जैसे कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेके जमीन में फट से फेंको, तो उसके फेंकने से 7 8 9 टुकड़े उसके छोटे छोटे तितर बितर होके गिर जाए। कोई बड़ा भी होगा, कोई जर्रा भी होगा, इस तरह से कोई छोटा भी होगा, इस तरह से 2 4 8 10 टुकड़े। तो ये 8 10 टुकड़े पृथ्वी और ये अन्य ग्रहों के रूप में सूर्य के चारों ओर मंडराने लगे। अब सूर्य के चारों ओर मंडराने क्यों लगे? कि सूर्य से निकले अंश हैं और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव की वजह से ये उसी के चक्कर काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा ही माना जाता है। अब एक अन्य थ्योरी भी कहती है हो सकता है बाहर से आए हो, कहीं से आ गया हो, क्योंकि अभी आपने देखा कि मंगल ग्रह पे हमारा उपग्रह गया और उसके चक्कर काटने लगा, तो इसका मतलब ही नहीं कि मंगल से निकला। आज की थ्योरी बदल रही है, हमेशा बिग बैंग थ्योरी को अब नहीं माना जा रहा है। थोड़ा नए जो साइंटिस्ट कह रहे हैं जरूरी है कि पृथ्वी यहीं का हिस्सा रहा, सूर्य से निकल के गिरा हो सकता है पृथ्वी कहीं अन्य से, कहीं मीटियोर्स के जैसे बहुत से टुकड़े, बहुत से मीटियोर्स आते रहते हैं इधर उधर से, उल्का पिंड, वैसे ही कहीं अंतरिक्ष से कहीं पृथ्वी ग्रह चला आया हो। क्योंकि यहाँ पर किसी ग्रह में अगर जीव नहीं है, जान नहीं है, तो ये कहीं जीव जान वाले ग्रह के रूप में हो सकता है किसी धूमकेतु के टुकड़े के रूप में पीछे लटका चला आया हो, जो सूर्य के इस मंडल से जब प्रवेश हुआ हो तो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, धूम्रकेतु के पुच्छल तारा जैसे होता है पूछ में लटका हो, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो, सुट्टे से यहाँ गिर गया और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहे हो। खैर ये सब कुछ अभी किंवदंती है, यानी कल्पना से भरे हुए हैं, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि ये कुछ ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव हुआ। अब पृथ्वी पर अगर जीवन है तो सूर्य की बहुत बड़ा देन है, यह बात तो अस्वीकृति नहीं कर सकते, इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ज्यादा करीब माना जाता है। दूसरी बात है कि पृथ्वी पर ये भारी बदलाव हुआ और आज हम वनस्पति निक्षेप के रूप में कोयले को देखते हैं। कोयले के भंडार को जब हमने खोदा तो हमने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में मोटी चादर कोयले की है, लिपटी। अब अगर मोटी चादर कोयले की लिपटी है तो इसका मतलब तो ये है कि बहुत बड़ी वनस्पतियां थी जो कि दबाववश निक्षिप्त हो गई। अब अगर आज हम सारे वृक्ष के पेड़ों, मतलब सारे विश्व के पेड़ पौधों को ले जाके एक जगह दफनाएं
तो भी इतनी बड़ी मात्रा में जैसा कि झारखंड में वनस्पति निक्षेप से कोयला उत्पन्न हुआ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो सकता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े वनस्पति हुआ रहते होते हो, बहुत बड़े बड़े वनस्पति हो, बहुत बड़े बड़े वृक्ष रहे हों। अब ये वृक्ष वनस्पतियां नींद आ रही क्या? अब ये वृक्ष और वनस्पतियां जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से दबाववश जो है वो दब गए। अब इनके विषय माना जाता है कि उस समय ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहा हो सकता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहा हो, क्योंकि पेड़ों का होना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से निर्भर करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा रही होगी, तभी ये वृक्ष बहुत बड़े बड़े रहे होंगे और इन्हीं पर आधारित जो है वो बड़े बड़े सरीसृप रहे होंगे। और ये जो आज हम पेट्रोल डीजल देख रहे हैं तो ये निक्षेपित हुए हैं, जो सरीसृप दब गए हों, बड़े बड़े सरीसृप, क्योंकि मानव जीव कितने होंगे, हम लोग अगर सब दबाए तो कितना पेट्रोल निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े सरीसृप रहे हो तो वो किसी गड्ढे में जाकर अंदर दफन हो गए होंगे। अब प्रश्न होता है कि अगर हम किसी को दबा दे, दफन कर दें तो क्या पेट्रोल डीजल बन जाता है? नहीं, इसमें भी कई कारक है। पेट्रोल डीजल या कोयला बनने के पीछे कारक क्या है कि कोई चीज सड़ ना पाई हो, यानी उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए। जब सड़ नहीं पाए और दफन हो जाए तो उसके स्वरूप में बदलाव होगा और भारी बदलाव के साथ वो उसने अपना स्वरूप बदल दिया। यहाँ पर स्वरूप कैसे बदल गया, किन तरीके से बदल गया, क्या ऐसे कारक रहे होंगे, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए कि दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ओके, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। अभी जो पीस ऑफ पेपर है इसकी विषय में अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक एनर्जी क्या है, देखिए इसमें काफी एनर्जी है, पेपर का एनर्जी है, इसका स्वरूप देख रहे हैं पेपर के रूप में है, इसमें एनर्जी है। सब लोग देखें ध्यान से, सभी लोग देखें, हाँ यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें एनर्जी है, ठीक है। इसके स्वरूप को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक घटना घटने जा रही है। इसके स्वरूप में बदलाव हो गया पर इसमें अभी भी एनर्जी। अगर मैं इसको और छोटा माइन्यूट करूं तो और पावरफुल हो जाएगा। और एनर्जी जो है वो विद्यमान है, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द स्ट्रक्चर इज चेंजेस। जिस कागज में आपने देखा ये कागज जो है एक बॉल के रूप में बदल गया और इसमें अभी बड़ी ताकत है, अभी चोट लगाने लायक है। अभी मैं पेपर फेंकता तो नहीं करता, लेकिन इसमें चोट लगाने लायक है। अभी इसको और दबा दूं और दफन कर दूं, माइन्यूट बॉल हो जाए, उसको मैं बुलेट के रूप में इस्तेमाल करूं तो आपको मार डालेगा, आपकी हत्या भी कर देगा। यानी इतनी भी एनर्जी का स्वरूप बदला, देख रहे हैं ना, एनर्जी का स्वरूप बदल गया। उस कागज में कुछ नहीं था, एक कागज और उसकी स्वरूप, परंतु एनर्जी अभी भी। ऐसे ही डायनासोर्स, बड़े बड़े सरीसृप और काफी समय के बाद उसके स्वरूप में बदलाव, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस, और अब इसी डायनासोर के खून पर रोटी सेक के हम लोग खाए। रोटी सेकते ना, जरा सा खत्म हो जाए कितना चिंता करते हैं, सर एलपीजी खत्म हो गई कैसे करेंगे, खाना कैसे बनेगा। और कोयला जलाते, बड़े बड़े वृक्ष, एकदम विशालकाय वृक्ष रहे होंगे, क्योंकि झारखंड का इतना बड़ा निक्षेप, कितना पेड़ पौधा रहा होगा जो कि दब गया। अब ये कैसे दबा, किस तरह से, अब इसके पीछे भी किंवदंती है। मे बी ऐसा हुआ हो सकता है कि पृथ्वी आका गोला रहा हो पहले प्रारंभ में, फिर धीरे ठंडा हो गया हो और उसके बाद ऊपर जीव जंतु पनप गए हो, देन आफ्टर काफी समय के बाद अंदर से ही कोई साक्षर प्रेशर खींचा, कहीं की भूमि कट से नीचे घुस गई हो और पेड़ पौधे सब ऐसे जाके दफन हो गए, गड्ढे के अंदर चले गए हो।
काफी नीचे, कई 100 किलोमीटर नीचे, और उसके बाद सब दफन हो गया, ऊपर से चीजें पलट गई हो, और इस तरीके से दब गए कि ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सड़ेगा। अगर आज एक लाश को, एक व्यक्ति मर जाए और उसको ऑक्सीजन ना दिया जाए, उसे सुरक्षित कर दे, तो सड़ेगा नहीं, और उसको दबाव के साथ रखेंगे तो उसके स्वरूप में बदलाव होता चला जाएगा। समय के साथ भी, एक लंबी अवधि के साथ वो पेट्रोल के ऊपर पहले एक अंश एक महीने, तो ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो सड़ नहीं पाए। ये पेड़ पौधे अगर खुले रहते, मर गए, सूख जाते, सूख के विशिष्ट प्रकृति में विलीन होता, जैसे आज होता है, वृक्ष टूट जाता है, बिखर जाता है, धीरे धीरे उसके तत्व विलीन हो जाते हैं। परंतु ये पेड़ पौधे सड़ नहीं पाए, अंदर जाके दफन हो गए, ऊपर इतना हैवी प्रेशर पड़ा, हजारों सालों तक चीजें, अब 300 लाख वर्ष में कितना गर्दा ही उठा होगा कि चट्टाने बन रही होंगी। हेलो सर। सर हाँ हाँ बोलिए। तो मूल बात करें तो मूल बात है कि इतनी बड़े निक्षेप से इसमें एक बात तो क्लियर होता है कि पृथ्वी पे बड़ी मात्रा पे कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी, दैट इज 100% क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड की आज की मात्रा कितनी है, याद कीजिए, कितने परसेंट कार्बन है? 78%। 78%। Who said this? अरे अभी पूछा है 0.04%, मान लीजिए 0.0415% सर। हाँ मान लीजिए हम अच्छा सर, नाइट्रोजन बता दिए, सॉरी। 0.04%, 78% बोला कौन, उसको मारेंगे, बोला कौन? सर नाइट्रोजन गलती से बता दिए। अच्छा, गलती से नाइट्रोजन मत बता दीजिएगा सर, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ, सारे लोग वीडियो ऑन करें। देखिए, एक कागज मेरा खराब हो गया, अच्छा खासा था, बढ़िया था। हर क्लास में मेरा एक कागज खराब होता है, जब 50 पैसे खराब हो गए सर। 50 पैसे का नुकसान। और पुरानी आदत हो गई, हर बार एक कागज खराब करता हूँ। ठीक है, कई सालों से खराब कर रहा हूँ, ठीक है ना? कोई बात नहीं सर। हाँ, नहीं, इस समय कागज महंगा हो गया, जीएसटी लग गई, पहले सस्ता हुआ करता था। चलिए मूल बात पे आते हैं। तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि एक चीज है कि 0.4% यानी 0.04%, ठीक है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड से इतनी बड़ी वनस्पति है पृथ्वी पर। अब अगर इसको सिर्फ 1% पे भी कर दे या 2% कर दे, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी वनस्पतियां हो जाएंगी। अब कितनी बड़ी हो जाएंगी, जरा सा कल्पना करिए कि अभी हम 0.04 है, अगर मान लीजिए इसका दुगना भी रख लें, 1% भी रख लें, ठीक है, दुगने से थोड़ा ज्यादा, तो ये वृक्ष जो है जस्ट डबल मान लीजिए, तो मात्रा और उतनी बढ़ जाएगी ना। वृक्ष अगर आज हम 60-70 फीट का एक वृक्ष देख रहे हैं, 5-7 मंजिल, तो वो 10-12 मंजिल का हो जाएगा नॉर्मल स्थिति में। और अगर मान लीजिए 5% पे, तो फिर तो 60-70 मंजिल, 50 मंजिल काफी ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी वृक्ष होंगे, तो उस पर फिर उतने बड़े बड़े जीव होंगे ना भाई। हाथी फिर इतना छोटा सा नहीं होगा, हाथी फिर और ऊंचा सूर उठाएगा अपने आप को जीवन सरवाइव करने के लिए। जो छिपकली रही होगी वो ऊपर चढ़ेगी काफी, तो उसके हाथ पैर और बढ़ेंगे, ऐसे। तो ये इस तरीके से जीव बड़े बड़े विकराल खाए सारे सरीसृप जीव हो गए, और ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए। अब एक रीजन ये हो सकता है कि अंदर का सक्शन फोर्स खिंचाव, जिससे चीजें अंदर खिंच गई हो और सरीसृप जाके अंदर धंस गए हों। दूसरा क्या हो सकता है, बाहर से कोई धूमकेतु आके गिर गया, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि पृथ्वी की प्रारंभ में एटमॉस्फेयर नहीं रहा, या ये एटमॉस्फेयर ना रहा हो तो फिर मेसोस्फेयर भी ना रहा, जहां उल्का पिंडें जलती। हो सकता है उल्का पिंडें आकर पृथ्वी पर फटक फटक गिरती रहे, जैसे अन्य ग्रहों पर बड़े बड़े उल्का पिंड आके फट 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 गिरते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, गड्ढा फोड़ते रहते हैं, मंगल ग्रह की बुरी स्थिति क्यों, ये सब कारण। ऐसे ही पृथ्वी पर बड़े बड़े जो समुद्र जो की गड्ढे नीचे हो गए, तो या तो अंदर का सक्शन फोर्स है, ऊपर से आके बड़े बड़े चीजें पत्थर गिरे हो, तो जहां जहां गिरे हो वो गड्ढा हो गया, है ना। और ये जब गिरे हो तो ऊपर से झमक से गिरा, यहाँ नीचे जितना था डायनासोर सब दब गया खाए, और यहाँ का सूरा वनस्पति डायनासोर सब अंदर फंसे हुए हैं। अब ये पत्थर कहीं हटने जा नहीं रहा, परिणाम स्वरूप धीरे 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 उसका स्वरूप ऐसा माना जा सकता है।
ऐसा भूवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है ना। चल अब हम लोग नोट्स पे चलते हैं। हाँ नोट्स दिखाई दे रहे हैं। कार्बन चक्र, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन कार्बन के संयोजकों यानी कंपाउंड्स, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं से निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व हुआ। अब यह बात आपको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल भूलना नहीं है। 300 लाख वर्ष पूर्व के आसपास माना जाता है। पृथ्वी पर हुए प्राकृतिक परिवर्तन के दौरान, अभी मैंने बताया प्राकृतिक परिवर्तन कैसे हुआ रहा होगा। जैव वैज्ञानिकों ने उस काल अवधि को यानी पीरियड को क्या माना, कार्बोनिफेरस पीरियड माना। ये याद कर लीजिएगा, कार्बन का जब बहुत सेडिमेंटेशन निक्षेप हुआ, बदलाव हुआ, संरचना में बदलाव हुआ, उस पीरियड का नाम क्या था, कार्बोनिफेरस पीरियड। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में उस समय की वनस्पतियां जैव मंडल भारी दबाव के कारण पृथ्वी के गर्भ में समा गए। तो वनस्पति जैव मंडल यानी जो वनस्पति थी यानी वेजिटेशन था, जैव मंडल यानी जीवन था, ये सब के सब जो है भारी दबाव में नीचे समा गए और समयांतराल के दौरान विद द स्पैन ऑफ टाइम उसकी संरचना में परिवर्तन के कारण नए स्वरूपों का जन्म हुआ। या निक्षेप कार्बन की मात्रा की प्रक्रिया के तहत हुआ। निक्षेप जो है कार्बन की मात्रा यानी जो जितनी मात्रा में कार्बन रहा है उस प्रक्रिया में हुआ होगा। अतः इसे कार्बनीकरण प्रक्रिया और इसे ही कार्बनीकरण यानी कार्बनिक प्रोसेस माना जाता है। कार्बनीकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया जिससे भारी मात्रा में वनस्पति निक्षेप में परिवर्तन से। अब यहाँ पर दो बातें, अगर हम वनस्पति निक्षेप को देखें तो वनस्पति निक्षेप के परिवर्तन से क्या उत्पन्न हुआ, कोयले उत्पन्न हुए, और जीवाश्म निक्षेप के परिवर्तन से क्या उत्पन्न हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पन्न हुआ, वह प्राकृतिक गैसों के निर्माण हुआ। अब पेट्रोलियम पदार्थ जब काफी लंबे समय तक दबे रहे तो धीरे धीरे लिक्विड से गैसियस फॉर्मेशन, ठीक है ना, दबाव के साथ साथ उनमें वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, जब ज्यादा कार्बन की एमिशंस, कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई, वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट हुआ, वही गैसियस स्वरूप में बदल गया। ठीक है, ये रासायनिक व जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृत जीव कोयले में परिवर्तित होते हैं जाते हैं उसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कोयला अब जरा सा थोड़ा जानेंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पे नहीं जाना है, बस शॉर्ट रखना है, नहीं तो पूरा भूगोल पढ़ा डालोगे पेट कभी नहीं भरेगा और इंटरेस्टिंग तो सब लगेगा। ठीक है ना। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल। क्यों फॉसिल फ्यूल है ये बात बताया ना, फॉसिल है पहले, इसको फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है जो मुक्ता कार्बन के संयोजकों से निर्मित होता है। उच्च श्रेणी के कोयले को एंथ्रासाइट, अब जो बहुत आयत पूछा जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से, वही बात बता दे रहा हूँ। उच्च श्रेणी के कोयले को क्या कहा जाता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, उच्च श्रेणी के कोयले को एंथ्रासाइट कहते हैं, व निम्न श्रेणी के कोयले को क्या कहते हैं, पीट कहा जाता है। पीट के मार दिया। ऑलराइट, ये याद कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उच्च श्रेणी के कोयले को एंथ्रासाइट, निम्न श्रेणी के कोयले को पीट कहते हैं। ये कल मैं आपसे पूछूंगा और ये सिद्ध पीठ प्रश्न है जो आपको देने। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। कच्चा तेल पृथ्वी तल में जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें तेलकुंड की संज्ञा दी जाती है। पेट्रोलियम पदार्थ या तो केवल पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक गहराई पर या गहरे सागर के तल के नीचे होते हैं। तो दो जगह, एक तो पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक गहराई पर, अब पृथ्वी की जो सतह है उसकी गहराई में होगा। ठीक है, यानी कि भूमि के नीचे, या समुद्र की सतह की गहराई के नीचे। अब समुद्र की सतह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समुद्र की सतह भी क्या है, ठोस है, और ये चीजें दबी होंगी तो पड़ी नहीं होंगी समुद्र में। समुद्र की सतह की काफी नीचे, अब समुद्र की सतह के कई किलोमीटर नीचे जब खोदा जाए तो फिर कोई पुराने समय के जीव वर्ष में मिलेंगे।
हेलो आज समुद्र है, अमित आज जो हमारे सर पास, आज जो सब, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं कुछ यहाँ पे बात कर रहे थे कि, हाँ क्या बात कर रहे थे हम, पेट्रोलियम पदार्थ के पृथ्वी की सतह के नीचे गिराए थे। हाँ कैसे, हाँ ये बात हो रही कि समुद्र की, अब समुद्र है जो, वह समुद्र भी हो सकता है पहले ऊपर से एक सतह में रहा, जैसे मैंने कहा कि नीचे से कोई सक्शन फोर्स खींचा हो, तो हो सकता है कि जो जीवन है, हो सकता है कि जो जीवन है, ठीक है, वो पहले अंदर दफन हो गया और उसके बाद फिर ऊपर से काफी कोई चीजें गिरी हो जिससे कि गड्ढा हो गया, या नीचे से सक्शन फोर्स हुआ हो तो जमीन अंदर धंसती चली गई हो, तो जब बारिश हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, अब बारिश कैसे हुई हो, क्या है, पानी, बारिश क्या है, पानी करेंगे। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अब सुनाई दे रही, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी पास, तो बारिश क्या है, बारिश पानी है, पानी क्या है, पानी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सम्मिश्रण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है पृथ्वी में बाद में आए हो, बड़ी मात्रा में आए हो, जिससे कि पानी की मात्रा बढ़ गई हो, पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से भूमि जो है अंदर बैठती चली गई हो, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई भी कृत्य हुआ हो जिससे कि पानी ऊपर से हो, नीचे से सक्शन फोर्स खींचा गया हो, तो भूमि जिसमें ये सेडिमेंटेड थे वो अंदर और दफन होते चले गए। इसकी वजह से भूवैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की सतह की गहरी सतह के नीचे अगर हम जाएं तो आज भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थों का अगर हम प्रयोग करें, मतलब हम निकालें, तो आज जो पेट्रोलियम चीजों की क्राइसिस है, पेट्रोलियम पदार्थ से भी, अभी आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। कल ही मैंने मेरा एक क्वेश्चन और था। हेलो हाँ हाँ हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कि गहराई में, हाँ अत्यधिक सागर की गहराई पे, तो तलछटी के नीचे, तो इस प्रकार से भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम सागर की अत्यधिक गहराई में जाकर खुदाई करें तो हो सकता है कि जो भूमि पर जितने पेट्रोलियम पदार्थ आज में रिजर्वॉयर्स हैं, उससे कई गुना, उससे 1000 गुना ज्यादा भी रिजर्वॉयर्स पृथ्वी के अंतर्गत आज भी मौजूद हो सकते हैं। और अगर ऐसी खोज हो सकी और इसको अगर हम पिक ड्रिल करके हम बाहर ला सके, तो इस तरीके से हम बड़ी मात्रा में अपनी जो ये संसाधन रिसोर्सेज की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि अभी पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कितना बढ़ता जा रहा है, 91 रुपीज लीटर। अभी कल मैंने अभी पेट्रोल डलवाया तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई 100 रुपए नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हम चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी 100 रुपए हो जाए, 100 रुपए दे के 1 लीटर पेट्रोल कब खरीदेंगे। बल्कि मैंने उससे कहा भी पेट्रोल वाले से, भैया 100 रुपए कब होगा, 100 रुपए हो जाए तो कितना अच्छा लगे। तो उसने कहा बस वो दिन दूर नहीं कि अच्छे दिन आएंगे और हम आपसे 100 रुपए लेंगे और आपको 1 लीटर पेट्रोल देंगे। खैर देश के कई स्थानों पे आ चुके, पर अब इलाहाबाद में ऐसा नहीं हुआ है। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है, पर जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ है। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक गैसों के विषय में। तो प्राकृतिक गैसों में मुख्य घटक, अब ये जरूर इंपॉर्टेंट है, देखिए जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट को वो मार्क करते चलिएगा, क्योंकि ये एक सब क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। प्राकृतिक गैसों के मुख्य घटक के रूप में क्या है? मीथेन, जो कि एक कार्बन अणु का और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का गैसीय यौगिक है। अब इसका फॉर्मूला समझते चलिएगा। इसमें जो कहा जाए तो कुछ यूं बना सकते हैं, एक कार्बन अणु है और फिर उसके बाद इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, देन आफ्टर इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, और इसी प्रकार से, अब चूंकि इसमें बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, एक इधर ऊपर और एक नीचे भी लगेगा। एरो दे देता हूं सर समझिए। हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन
ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा टफ डायग्राम बन गया लेकिन बन गया, ठीक है ना। तो मिला करके यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के अणु हो गया। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, सरल सा फॉर्मूला है, एक कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीजें जो आपने अभी देखा, दैट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल इन अ सिंपल वे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ जो है बहुत जल्दी अपने पास अटैच नहीं होंगे। ये समझ लीजिए कि जैसे एक पुलिस का आईजी हो और एक डॉन हो, दोनों को गले लगना हो, तो एक पुलिस का आईजी, एक बड़ा पुलिस कमिश्नर और एक डॉन एक दूसरे से गले लग जाएं, एक दूसरे के गले लगे और प्रेम पूर्वक गले से साथ जुड़े रहें, पर ये कब होगा? जब उनके सामने एक गन रख दिया जाएगा, अंडर प्रेशर, ठीक है ना, अंडर प्रेशर। तो वही स्थिति है कि बेटा आफ्टर अ वेरी लार्ज एंड लॉन्ग प्रेशर, काफी बड़े प्रेशर के बाद, अभी काफी बड़ा प्रेशर, काफी लाखों वर्ष के बाद, 300 लाख वर्ष इसमें लगे और 300 लाख वर्ष तक कोई चीज प्रेशर में रखी जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद मीथेन का फॉर्मेशन। तो मीथेन का फॉर्मूला हमें पता है और लोग कहते हैं भाई आपको लगता होगा बड़ा इजी है भाई, पेट्रोल बना लो भाई, क्या करने को है, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ो पेट्रोल बना लो। परंतु इतना इजी नहीं है, क्योंकि फिर उतना समय का प्रेशर उसके ऊपर लाइए और इस तरह से प्रेशर को क्रिएट करें, तब जाके पेट्रोलियम पदार्थ बना पाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन बना पाएंगे। समझ रहे? अब ये मीथेन है, मीथेन के बाद, मीथेन में तो आपने देखा कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के अणु में, जबकि जो इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इनमें कार्बन की मात्रा और बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे C2H6, अब C2 यानी 2 कार्बन हो गए और फिर उसके बाद चारों ओर सज जाएंगे H, यानी 6 H लग जाएंगे। इस तरीके से 2 कार्बन के साथ और 6 हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, उनकी मात्रा और बढ़ती जाएगी। मतलब फिर आप समझिए C3, C4, इस तरह से और C होंगे और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब इसमें जो याद करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने भी आपको बनाया कि मैं यहाँ पे नोट कर दिया, दैट मीथेन जो इसका प्रमुख घटक है, वर्तमान में दुनिया में संपूर्ण ऊर्जा की आपूर्ति में प्राकृतिक गैसों का योगदान 23.8% है। तो आज जितना हम लोग एनर्जी हमारे लिए नीडेड है, अगर उसके पॉइंट से देखें तो 23.8% जो है प्राकृतिक गैसें नीडेड है। दुनिया में प्राकृतिक गैसों का अधिकांश भंडार मध्य पूर्व के देशों में लगभग 40% व पूर्वी यूरोपीय देशों में 26% है। तो ये 2 डाटा भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य पूर्व के एरिया में चले जाएं तो मिडिल ईस्ट में 40%, और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो 26%, इतना जो है प्राकृतिक गैसों का भंडार आज हमें उपलब्ध है, पता है। अब इससे एक बात पता चलता है कि मिडिल ईस्ट वह जगह रहा होगा जहां बड़े पैमाने पे जीव रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में आज सूखा काफी क्षेत्र है और वहां पर काफी बड़े पैमाने पे जीव रहे होंगे, तो जीव कहाँ सरवाइव करेंगे? जहां बड़ी मात्रा में जल हो रहा। इसका मतलब है कभी वहां सागर था, कभी तो जीव रहा होगा, जीव अंदर दफन हुए तो सागर रहा होगा, पानी रहा होगा, नदियां नहीं होंगी, बड़ी बड़ी वनस्पतियां भी रही होंगी। अगर झारखंड में बड़ी बड़ी वनस्पतियां हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े जीव रहे होंगे। इसका मतलब यहीं कहीं आसपास रिजर्व्स ऑयल्स भी होंगे जो हम खोज नहीं पा रहे, हो सकते बंगाल की खाड़ी में, जैसे इधर बॉम्बे हाई मिलता है, इस तरह से हो सकता है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि झारखंड के पास ही है। अब वहां समुद्र की गहराई में जा करके अगर हम उसके तल पर जा करके वहां से 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या और अंदर जाके डेप्थ में खोदें और खोद के पता लगाएं, तब शायद हमें पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है जितने का पेट्रोल नहीं होगा उससे ज्यादा तो हमारा पेट्रोल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मिला करके यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन हाँ फैक्ट के पॉइंट से पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपेन क्या है? एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस जो उच्च मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह 3 कार्बन अणुओं का व 8 हाइड्रोजन अणुओं का यौगिक है। अभी जैसे मैंने आपको
एक कार्बन अणु और उसके चारों ओर एक HH दिखाया, वैसे यहाँ 3 कार्बन अणु और उसके चारों ओर HH लगा लीजिएगा। एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर C डैश C डैश C, अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, अब इसके चारों ओर आप H लगा लीजिए, इसके चारों ओर H लगा लीजिए, बस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, फिर एक H यहाँ पर होगा, समझिए एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक यहाँ, 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8, इस तरीके से 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन अणु। क्लियर है, जिसका प्रयोग मुख्यतः एलपीजी के लिए किया। प्रोपेन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसी का प्रयोग मुख्यतः हम लोग एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में करते हैं। क्लियर? हेलो हाँ जी बताइए। सर, ये जो आप है उसका स्वरूप मूल रूप से नाइट्रोजन से बदला, मूल रूप से नाइट्रोजन से बदला। अब वो नाइट्रोजन से बदल के नाइट्रेट्स में हुआ, नाइट्रस में हुआ, समझे। देन आफ्टर और बदला, अमोनिया बना, फिर रिएक्ट हुआ, फिर किन्हीं चीजों से वो सम्मिश्रित हुआ या कोई बैक्टीरिया अटैक किया और फिर उसका स्वरूप नाइट्रोजन में बदल गया। तो नाइट्रोजन से वापस नाइट्रोजन में बदल जाना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो चलते हैं। अब इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में बदलने में बीच में उसकी जो स्टेजेस आएंगी जिसमें वो पूरा नाइट्रोजन नहीं हुआ, नाइट्रोजन के कुछ तत्व हैं और उनके साथ कुछ और चीजें एडिशनल हैं जिससे कि उसका स्वरूप बदला और उसका नाम बदला। जैसे अमोनिया कैसे बना, नाइट्रस और नाइट्रेट्स कैसे बोले गए, और फिर कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अटैक होने से नाइट्रस नाइट्रेट्स और फिर अमोनिया के रूप में और बदलकर फिर वापस नाइट्रोजन में बदले। ये सारी चीजों वो यहाँ इस साइकिल के अंतर्गत समझे। जैसे हम लोग खाद जिसको कहते हैं वो क्या है, एक प्रकार से नाइट्रोजन का स्वरूप में बदलाव होता है और फिर उसको हम मिला देते हैं तो वो नाइट्रोजन का स्वरूप बदल जाता है, वापस वो अमोनिया वो वापस रिएक्ट होकर के वो अपने स्वरूप में बदल जाता है। तो रिएक्शन से स्वरूपों का बदलाव को नाइट्रोजन साइकिल का नाम दिया गया। अब इसको इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए नोट्स को स्टडी करेंगे और समझते चलेंगे। सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें, कोई नहीं बंद रखेगा। नोट्स को देखें। नाइट्रोजन चक्र जैव रासायनिक चक्र, यानी जीवों का रसायनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ चक्र, जीवों का रसायनों के सम्मिश्रण से बना चक्र, जैव रासायनिक चक्र, जिसके द्वारा नाइट्रोजन को कई रासायनिक रूपों में परिवर्तित किया गया। यानी नाइट्रोजन के रासायनिक स्वरूपों में बदलाव, रसायनों के मिलने से स्वरूपों में बदलाव, क्योंकि यह वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच फैलता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में भी है, स्थल में भी है और समुद्र के में पाया जाता है। नाइट्रोजन का रूपांतरण जैविक स्तर पर जैविक और भौतिक दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो जीवों के माध्यम से भी हो सकता है और भौतिक तत्वों के माध्यम से भी हो सकता है। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन शामिल है। अब इसको हल्के मत लीजिएगा क्योंकि जब आपसे एग्जाम में आएगा तो ये पूछेगा किस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, किस प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन क्या कहता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, या प्रक्रिया लिख देगा और कहेगा कि इसको आप किसके अंतर्गत रखेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, आप अमोनियाकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन नियतन या नाइट्रोजन निर्धारण। मतलब इसी को नाइट्रोजन नियतन, नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 नाम दिया जाएगा। होता क्या है, वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से।
अब इसमें वायुमंडल में हो रहे बदलाव से भी, उद्योग की घटनाओं से भी, यानी औद्योगिक जैसे धुएं निकल रहे हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, उससे भी, जैविक प्रक्रियाओं, जीवों के भी संकेत। जैविक प्रक्रिया जैसे कोई बैक्टीरिया है किसी तत्व पे अटैक करता है तो वो उसको सड़ा रहा है, गला रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है। अब उसके स्वरूप बदलने में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्वरूप, नाइट्रोजन को फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स में बदलना। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन गैस का, साफ साफ लिखा है, नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलना। अब नाइट्रोजन गैस क्या है? N2 नाइट्रोजन है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है। अब N2 में हुआ क्या? ऑक्सीजन का एक तत्व जुड़ गया। अब ये कैसे हुआ? रिएक्शन से हुआ और वो बन गया नाइट्राइट्स। और जब 2 तत्व जुड़ गया, 3 तत्व जुड़ गया तो वो बन गया नाइट्रेट्स। अब अगर देखो अकेले O3 को ले तो ओजोन है, एक प्रकाश देखे तो नाइट्रोजन का एक कण और ओजोन का एक कण। ओजोन क्या है? अनसैचुरेटेड। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले दिन बताया था, अनसैचुरेटेड ढूंढ रहा है कोई एक अकेला मिल जाए जिससे वो अपना एटलीस्ट कंपाउंड बनाए। अब मान लो कोई ओजोन इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, और उसको कहीं कहीं से HNO3 मिल गया। अब HNO3, अब उसमें N अकेला है, ओजोन के साथ लिंक कर देगा और NO3 बन जाएगा। ये क्या होगा? नाइट्रोजन के स्वरूप में बदलाव। कंपाउंड अनसैचुरेटेड, पहले दिन बताया था, अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स है वो अपने आप को सैचुरेट करने में लगेंगे। जैसे प्यास लगी, उठाया, पानी पी लिया, क्या था? मैं सैचुरेट नहीं था और मैंने अपने आप को सैचुरेट कर लिया। मैं N हूं, ये O3। ऑलराइट, अब नाउ मैं क्या हो गया? NO3 हो गया, सैचुरेट हो गया। पॉइंट समझ में है? वही बात यहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन में किसी जैसे ऑक्सीजन का या ओजोन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का रिएक्ट कर जाना, और सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में बदलना, NO2 या NO3 में बदलना। ऑलराइट, समझ में आ गया ना? NO2 या NO3 में बदलना। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए, हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका मतलब हो गया कि वायुमंडल के कारण, वायुमंडल की गतिविधियों के कारण या उद्योग की गतिविधियों के कारण या जीवों की इंटरेक्शन, जैसे कोई बैक्टीरिया किसी तत्व पे अटैक करता है, उसका डिकम्पोजिशन करता है, ऐसे किसी माध्यम से नाइट्रोजन गैस का उसके ही नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल जाना। ठीक है, तो जब मैं आपसे कल पूछूंगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन नियतन या नाइट्रोजन निर्धारण क्या होता है, तो आप सिर्फ एक बात बताएंगे कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में परिवर्तन। क्लियर? चलो, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट प्रोसीजर, चेंजेस इन नाइट्रोजन। तो इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन या अमोनियाकरण। जब कोई पौधा या जानवर, बहुत साधारण भाषा में मैंने लिखा है, याद करने के लिए एकदम याद हो जाएगा, जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है, ठीक है, या कोई जानवर अपने अपशिष्ट को त्यागता है, यानी अपने अपशिष्ट को, ठीक है, वेस्ट को निकालता है, तो नाइट्रोजन का प्रारंभिक रूप जैविक अवस्था में प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है? हमें नाइट्रोजन जैविक अवस्था में प्राप्त होता है। बैक्टीरिया या कवक इस जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। अब कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया द्वारा जब नाइट्रोजन, अब यहाँ पे जैविक अवस्था में नाइट्रोजन मतलब जो जीव था जब मर गया ना, तो वो जैविक अवस्था में उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, ये समझिए। अब ये जीव मर गया तो इस फंगस ने उस पर अटैक कर दिया, फंगस ने उसको अपना भोजन बनाया। फंगस के अटैक होने से वो उसको अमोनिया गैस में परिवर्तित कर दिया।
रिएक्शन हो रहा है, फंगस भी उसको हीट कर रहा है तो उससे उसका रिएक्शन रहा है। अब रिएक्शन में बहुत डेप्थ में मत जाइए, आपको इसका केमिकल फिनोमेना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखने की जब कोई बैक्टीरिया या कवक जैविक नाइट्रोजन का, और जैविक नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, कोई पौधा या जानवर मरा, ठीक है ना, तो उसके अश्म पर अटैक हुआ, जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। बहुत साधारण लैंग्वेज में मैंने याद करने की पॉइंट समझाया है, ठीक है, कि जब कोई बैक्टीरिया कवक जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है तो इस प्रक्रिया को अमोनियाकरण या खनिजीकरण कहते हैं, और इससे वो खनिज में बदल जाता है। तो देखिए, जब काऊ डंग है या कोई वेस्ट है, ठीक है ना, तो बायोप्रोडक्ट जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये खनिज है, और फिर उसको सड़ने को रख देते हैं ताकि वो सड़ जाए, और सड़ने के बाद उस बायो प्रोडक्ट को फिर खनिज के रूप में खेतों में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर फंगस का अटैक होगा, बैक्टीरिया का अटैक होगा, तो उसमें अमोनियाकरण से उसका उसमें नाइट्रोजन इस मात्रा में बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो मिट्टी को एक प्रकार से वो प्रोडक्टिव बना देगा। तो ये एक रीजन है, और इसी को खनिज, इसी को खाद के रूप में आप खरीदते हो, फिर लाकर फिर डालते हो, तो एक प्रकार से खाद को मैच्योर करा जाता है, स्पेशली फंगस लगाकर मैच्योर करा जाता है, जिससे कि वो खाद युक्त हो सके। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा याद करने वाला पॉइंट है वो आप लोग एकदम माइंड में बसा लीजिए, दैट इज जब बैक्टीरिया या कवक, ठीक है, जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अमोनियाकरण। ऑलराइट, नहीं आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप पे, तीसरा जो प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, इसको देखिए, अमोनियम का नाइट्रेट में रूपांतरण, अमोनियम का, अब अमोनियम है उसका नाइट्रेट में बदलना, रूपांतरण मुख्य रूप से मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया या अन्य नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में परिवर्तन करना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सीधा आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। एक चीज देखिएगा, जब नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलाव हुआ तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा गया, और जब अमोनिया का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में परिवर्तन हुआ तो उसे नाइट्रिफिकेशन कहा या नाइट्रोजनिंग कहा। क्लियर बात समझ गए ना? तो नाइट्रोजन गैस का नाइट्रस और नाइट्रेट में बदलना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अमोनिया का नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में परिवर्तित होना, दैट इज अमोनिफिकेशन, दैट इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। अब कैसे होता है? अमोनियम का ऑक्सीकरण, नाइट्रोसोमस सोमोनस, अब अमोनिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के कण जोड़ रहे हैं। कब? जब नाइट्रोसोमोनस नामक प्रजाति के बैक्टीरिया द्वारा उस पर अटैक होता है। अभी अमोनिया बनकर के एटमॉस्फेयर में फ्री होकर घूम रहा है। अभी कैसे अमोनिया बना था, जरा ऊपर चले जाओ, देखो तो किसी कवक ने अटैक कर दिया था जैविक नाइट्रोजन पर। जब कोई जीव मरा था या जीव द्वारा कोई उत्सर्जित प्रोडक्ट था, उस पर एक फंगस ने अटैक किया, उसे क्या बना दिया, अमोनिया, ठीक है ना। अब वो अमोनिया है, अब वो अमोनिया एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है। अब अमोनिया पे क्या हो गया, एक बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया ने, उससे क्या हो गया, उसके अटैक होने से क्या हुआ, उसने एक रिएक्शन किया जिससे ऑक्सीकरण उसका हो गया, उसमें ऑक्सीजन के तत्व जुड़ गए और उससे उसमें बदलाव हुआ और वो नाइट्रेट्स यानी NO2 या NO3 में बदल गया, O लग गया उसके साथ, ठीक है ना। नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स यानी NO2 या NO3 में बदल गया। अब और एग्जाम्पल दे रहा हूं, अन्य जीवाणु प्रजातियों में भी जैसे नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर और दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनस। तो ये दो बैक्टीरिया मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया जो कि नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोसोमोनस नामक बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। ऑलराइट, आपको याद क्या करना है, 3 पॉइंट याद करना है इस पॉइंट में। अगर हम देखें तो पहला बात क्या याद करना है, अमोनिया को नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट में परिवर्तित करना, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और दूसरा बैक्टीरिया का नाम याद करना है, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो बताया।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर इसका सर प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन में देखिए वेरी सिंपल। अब इससे पहले थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का बनना हो रहा है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का कब बनना हो रहा है? जब साधारण रूप से जैविक नाइट्रोजन नहीं बल्कि वायुमंडल से, उद्योग से या किसी भी जैविक प्रक्रिया के माध्यम से, जीवों की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस का, याद है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन गैस का, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल जाना, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात क्लियर हो गया? अब ये नाइट्रोजन गैस की जगह हम बदल दें जैविक नाइट्रोजन, हाँ जैविक, यहाँ पे अमोनिया को, जैविक नहीं बल्कि अमोनिया को, जैविक अमोनिया को रखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस की जगह जब अमोनिया का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित होना होता है तो इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके, ये दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरी बातें जो ध्यान रखने की जरूरत है, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो एक तो नाइट्रोसोमस है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक क्या है? नाइट्रोसोमोनस, और दूसरा नाइट्रोबैक्टर। ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे। विज्ञान के टीचर बन गया मैं आपका, ठीक है ना? साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की फीस आपको मैं दिया है, फिर भी साइंस पढ़ रहे हैं। चलिए आखिरी प्रक्रिया चलते हैं इसकी, अनाइट्रीकरण। अब क्या हो रहा है? ये जो अभी तक हुआ था वो फिर से नाइट्रोजन में बदल रहा है। यानी अभी तो आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में बनना, बदलना। अब ये नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स उल्टा पलट कर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए तो वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का स्वरूप वापस रिगेन। तो नाइट्रोजन जैसे पहले फ्री स्टेज में था, ठीक है ना, उसी स्वरूप में वो वापस आ जाए। ये देखिए यहाँ पर इसी की प्रक्रिया क्या कहेंगे? विकृत नाइट्रोजन चक्र या डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन में वापस परिवर्तित होना जिससे नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है को विकृत नाइट्रोजन चक्र या अनाइट्रीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया की प्रजातियों जैसे, अब एग्जाम्पल में दो बैक्टीरिया मैं आपको दे दे रहा हूं, इनको ले जाइए और इनसे जो है डिनाइट्रीकरण कर दीजिएगा। तो पहला है स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास, और दूसरा है पैराकोकस। तो ये दो बैक्टीरिया यहाँ याद कराया, दो बैक्टीरिया वहां याद कराया। स्यूडोमोनास और पैराकोकस नामक बैक्टीरिया के प्रभाव से कोई भी नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कंफर्म है? यस सर। ओके जी सर। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट ना हो? यस सर। चलिए तो सर टाइम ओवर हो गया। हाँ, कल याद करके आएंगे आप लोग सब कुछ? जी सर। पक्का वाला? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। पक्का वाला पक्का सर। रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं सर, नहीं बता पाएंगे सर। मुझे हॉट कॉपी ना मिलने की वजह से मेरा रिवीजन नहीं हो पाता सर। रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। सही बात है सर। As well as to revise also। आप याद करें नया जो भी दिया जा रहा है। आज लगभग 12-15 पॉइंट आपको मिलता है जितना मैंने पढ़ाया। सॉलिड रूप से बैठिए, उसको अच्छे से याद करिए। गुटका विधि बनाइए। गुटका विधि मैंने आपको बताया था, पुनः मैं बताता हूँ। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग एक पेज ऐसा उठाएंगे, इस पेज को 8 फोल्ड में बांटेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर रोज रोज पन्ने खराब करते हैं, ठीक है,
कोई बात नहीं, कार्बनाइजेशन प्रक्रिया कार्बन वापस फिर निकल आएगा। ऐसे आप इसको फोल्ड कर लीजिए और इसमें आप देखेंगे तो 8 फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये 8 फोल्ड है, 1 2 3 4 इधर 4 इधर, और इधर भी देखें तो 8 8 हो गए, यानी 16 पेज बन गए। अब ये A6 कह सकते हैं, ये पेज को कहेंगे। अब इस पेज को एक पेज मान लीजिए और यहाँ पे एक पेज आज की डेट डाल दीजिए, यहाँ पर 3 जून 2021, ठीक है ना। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप दिन भर जितना पढ़े हैं, सपोज करिए आपने इसको अभी बैठ के 2 घंटा याद कर लिया, 2 घंटा याद करने के लिए जरूर निकालिए। आप घर पे बैठ के अगर याद नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप अपने समय का ब्लंडर कर रहे हैं, समय आप बहुत बड़ा बर्बाद कर रहे हैं। याद करना बहुत जरूरी है। 2 घंटा रोज लर्न करने के लिए रखिए। सपोज करिए मैंने आपको जो चीजें दिया है कम है, पर इतना इनफ है कि आप रोज 15 पॉइंट याद कर रहे हैं, तो आपके मेमोरी पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी है, नहीं तो बहुत चौक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद करेंगे और रात को सोने से 10 मिनट पहले नोट्स को ऑफ कर देंगे, यानी नोट्स नहीं देखेंगे और रिवीजन शुरू करेंगे। कैसे रिवीजन शुरू करेंगे, नाइट्रिफिकेशन शॉर्ट में बनाएंगे, क्या दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या दैट इज नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में बदलना, शॉर्ट में लिखेंगे। N2 changes into NO2 NO3 फिर दूसरा प्रोसेस लिखा, फिर तीसरा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसको लिखकर देख कर नहीं लिखिएगा, नोट्स नहीं है। अक्सर आप लोग नोट्स बनाने लगते हैं, अच्छा ये है ये नहीं, ये याद करने के बाद लिखिएगा, याद हो जाए बिना देखे लिखिए। और उसके बाद ये क्यों है, ये अगले दिन जब आप खाना बना रहे हैं, आपके पास टाइम फालतू है, आप खाना बनाए जाए, गुनगुना रहे गाना गुनगुनाना बंद करिए और ये नोट सामने रख दीजिए और उसके बाद मन ही मन रिवीजन करिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलना है। अब मान लीजिए दिमाग में उतर गया नाइट्रोजन गैस का था या अमोनिया का, ओ नाइट्रोजन गैस, ये पॉइंट क्लिक करेगा। अच्छा, इसमें 8-10 पॉइंट आपने बनाया आज का, ये याद हुआ बात था, इसका अगले दिन रिवीजन चलेगा। नेक्स्ट पेज, फिर अगले दिन आप यहाँ पर फिर जो बातें 8-10 बातें आप याद करते हो उसको बनाओगे। फिर दूसरे दिन आप तीसरे दिन दोनों बातों का रिवीजन कर रहे होंगे, फिर तीसरा चौथा, इस तरह से एक बात को एक तरह से मैं समझता हूँ 16 दिन तक किसी चीज को अगर आप कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए याद करने के बाद, तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फिर जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता देते हैं पड़ोसी का नाम, ठीक है ना। कुल मिला करके आप ये जैसे याद हो जाता है वैसे ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, रखें। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, प्रणाम सर। सर प्रणाम। चलिए।